Hello class, welcome to my channel. Let's study about signal transduction mechanism. Today topic is signal transduction mechanism. But specifically as topic है GPCR बारे में. But before knowing about GPCR तो हमको पहले जानना पड़ेगा what is signal transduction. So signal transduction mechanism involved ordered sequence of biochemical reaction inside cell which across the plasma membrane then move into the cell interior and transmitted to the cell nucleus. सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म एक प्रोसेस है जो क्या उसमें सिग्नल एक ऑर्डर के थ्रू पास करता है. किसके अंदर? तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास करते हैं. कैसे? एक बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है. ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो एक सेल का अंदर होता है. तो वो क्या करते हैं, उधर जब बायोकेमिकल रिएक्शन होता है तो उधर क्या होता है, जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होती है. वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, तुम्हारा जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो सेल के अंदर एक्टिवेट होते हैं. वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, वो डिफरेंट पाथवे के दौरान तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं. और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से हेल्प करते हैं और हेल्प करके mRNA प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद प्रोटीन फॉर्म होता है. ठीक है. सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, एक जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है. सपोज देखो इधर एक सेल है, देखो एक सेल है. सेल के अंदर सपोज हमको ये एक इंसान है. ठीक है, एक इंसान है. उस इधर तुम्हारा एक डिलीवरी पर्सन खड़ा है. ओके, इधर तुम्हारा एक डिलीवरी पर्सन खड़ा है. इधर एक इंसान है और इधर तुम्हारा डिलीवरी पर्सन खड़ा है. तुमको उससे पार्सल लेना है. ठीक है, तुमको उधर जाना पड़ेगा पैसा लेके. तुम उधर जाओगे, फिर वही डिलीवरी इंसान से पार्सल लेके वापस आओगे. एक सीक्वेंशियली प्रोसेस हुआ ना. इसी तरह सेल के अंदर एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है. ठीक है, अगर हमको सेल के अंदर कुछ सेंड करना है और कुछ भेजना है मॉलिक्यूल्स, तो डायरेक्टली हम नहीं भेज सकते हैं. वो क्या करते हैं, हम एक ट्रांसमेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है. सेल का जो मेम्ब्रेन रहता है वो एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है. उधर मतलब उससे बाइंड करा के जो मॉलिक्यूल हमको अंदर लाना है और हमारे सेल के अंदर कुछ चेंजेस लाना है उस मॉलिक्यूल के दौरान, उसको बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर के अंदर. उसके दौरान जो चेंजेस होता है वो हमारे सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स के थ्रू प्रेजेंस होता है और रिफ्लेक्ट होता है. सपोज एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा एक घर है हमारा, उसके डोर पे एक कुछ ताला लगा हुआ है. ठीक है, घर क्लोज है. अभी हमको घर के अंदर कुछ फेंकना है और कुछ सामान रखना है, तो क्या करेंगे हम, विंडो ओपन है, विंडो के दौरान फेंक सकते हैं. वैसे सेल के अंदर हमको कुछ सेंड करना है, कुछ भेजना है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर को बाइंड करेगा. रिसेप्टर के थ्रू जो चेंजेस होगा उसका रिस्पॉन्स हम सेल के अंदर देख पाएंगे. ठीक है, इधर तो आप देख सकते हो ये एक लाइगैंड है. एक को ऑल्सो हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं. वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब आके सेल का रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, ये बाइंडिंग साइट है, वो क्या होता है, उसका अंदर एक चेंजेस होता है और इधर तुम्हारे सेल के अंदर रिस्पॉन्स शो होता है. ठीक है, जो 5 कैटेगरी है उसमें पहला है GPCR जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसका फुल फॉर्म था. और उसके बाद और 4 मैकेनिज्म भी है, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला जो आते हैं वो है GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जानेंगे अभी. तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर कहते हैं और उसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं. क्यों उसको हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर कहते हैं, देखो
इधर तुम्हारा एक जो है मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, उसमें तुम्हारा 7 टाइम्स उसका मेम्ब्रेन लेयर पास हुआ है। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर 7 टाइम एक रिसेप्टर का मेम्ब्रेन पास हुआ है, ठीक है। तो इसको हेप्टा हेलिकल इसीलिए बोला जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उसका ट्रांस मेम्ब्रेन पास हुआ है। एक तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो रिसेप्टर है वैसे कॉइल करके मेम्ब्रेन के अंदर पास करते, और हेलिकल और ऐसे क्लियरली कैसे फॉर्म करते, ऐसे हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म करते, ठीक है। तो इसको सेप्टा हेलिकल और 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, और इसको सर्पेंटाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसको मेटामॉर्फिक रिसेप्टर बोला जाता है क्योंकि जो चेंजेस होता है सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, फिर क्या हुए देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला है एक लाइगैंड है और ये एक बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर का। जब लाइगैंड बाइंड होगा रिसेप्टर में तो इधर जो जीपीसीआर में जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। तो इधर जो लाइगैंड है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकती है, एक तो एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या फिर हार्मोन हो सकता है, या फिर कोई तुम्हारा केमिकल सब्सटेंसेस हो सकता है जिसको तुम सेल के अंदर भेजना चाहती हो और सेल जिसको नीड करता है और रिसेप्टर के थ्रू लेता है, ठीक है। जो जी प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। को सेल सरफेस रिसेप्टर बोला जाता है। देखो कैसे इसको सेल सरफेस रिसेप्टर क्यों बोला जाता है। ये एक सेल है, जैसे कि हमारा सेल के अपर लेयर में एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, तो सेल का सरफेस हुआ ना आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहा, तो इसको इसीलिए सेल सरफेस रिसेप्टर भी बोला जाता है, ठीक है। देखो ये जो एरिया है हमारा वो है सेल के आउटर साइड है। ये तुमको मैं सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये जो एरिया है ये है आउटर रीजन, और ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इनसाइड और इंट्रासेलुलर रीजन है, और साइटोसेलिक रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वो जो मेम्ब्रेन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल 7 ट्रांसमेम्ब्रेन पास करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या होता है उसका 3 लूप, देखो 1 2 3, जो 3 लूप है वो क्या करते हैं आउटर साइड प्रेजेंट रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, और नीचे 3 लूप इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। इसको इंट्रासेलुलर रीजन में लूप भी बोला जा सकता है, ठीक है। वही लूप में हमारा सारा प्रोटीन और एंजाइम सब अटैच रहती है, ठीक है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट में क्या होता है। देखो इधर हमारा जो लूप है इसमें हमारा एक जी प्रोटीन अटैच रहता है, ठीक है। क्या रहता है, जी प्रोटीन अटैच रहता है, और जी प्रोटीन क्या है तुम्हारा ट्राइमेरिक फॉर्म में अटैच रहता है। किसको, लूप में अटैच रहता है। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होगा और लाइगैंड बाइंड होगा तुम्हारे रिसेप्टर में, एक फ्लो आएगा, तो तब तुम्हारा जी प्रोटीन अंदर एक्टिव होगा। क्या होगा, जी प्रोटीन तुम्हारा एक्टिव होगा। देखो मैं प्रोसेस अभी बताती हूँ। व्हेन द ड्रग और सिग्नल बाइंड विद द रिसेप्टर देन द करेंट पास थ्रू द लूप और मेम्ब्रेन। करेंट क्या करेगा, पास करेंगे इस मेम्ब्रेन को, और इस मेम्ब्रेन में क्या होगा तुम्हारा जो जी प्रोटीन लूप से के साथ अटैच है वो क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन, वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा तुम्हारा ये जो ट्राइमेरिक फॉर्म में जो अल्फ़ा बीटा गामा है तीनों ट्राइमेरिक फॉर्म करके है, तो इधर पहले ऑफ स्टेज में जब तुम्हारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हुआ था रिसेप्टर को, तब भी तुम्हारा जीडीपी बाइंड था अल्फा को। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, जब वो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, तब क्या होगा तुम्हारा जीडीपी जो था वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। देखो ये तुम्हारा एक लाइगैंड है, ठीक है, एक लाइगैंड है, वो आके
वो अभी बाइंड नहीं किया है रिसेप्टर को, इधर बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। बाइंड नहीं हुआ है तो क्या होगा, अभी तुम्हारा जो जी प्रोटीन का ट्राइमेरिक फॉर्म है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। जब ब्रेक नहीं हुआ है तो जीडीपी भी बाइंड है, तुम्हारा अल्फ़ा को जीडीपी भी बाइंड है। तो उसके बाद क्या होगा, जब तुम्हारा लाइगैंड बाइंड हो जाएगा, क्या होगा, लाइगैंड बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड हो जाएगा वो क्या करेगा, उसके अंदर जब करंट फ्लो हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, जीडीपी से जीटीपी बन जाएगा। क्या होगा, जीडीपी से पहले जीटीपी बन जाएगा, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, आड हो जाएगा फॉस्फेट का, ठीक है। फिर क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, जो ट्राइमेरिक फॉर्म था उसका ब्रेक हो जाएगा, एक मोनोमर, देखो मोनोमर अल्फा जीटीपी के साथ बाइंड रह जाएगा, और एक तुम्हारा जो बीटा और गामा थे वो उसका डाइमेरिक फॉर्म बन जाएगा। तो जब डाइमेरिक फॉर्म बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, इधर मैं बताती हूँ, देखो फिट होने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ट्राइमर ब्रेक डाउन होके जी अल्फ़ा के साथ जीटीपी बन रह जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, जी अल्फ़ा एक मोनोमर फॉर्म कर जाएगा और बीटा और गामा एक डाइमर फॉर्म करके रह जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो जी अल्फ़ा तुम्हारा अभी एक्टिवेट हो गया है, वो एक्टिवेट होके वो क्या करेगा, इफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। वो इफेक्टर एंजाइम कहाँ होंगे, वो सारे एंजाइम्स, जैसे मैं बोला था पहले से प्रोटीन और एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, वैसे वो सेल मेम्ब्रेन में एक एडेनिल साइक्लेज और एसी एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। उसके साथ और एक जो पीएलसी होता है, फॉस्फोलाइपेज सी को भी एक्टिवेट कर देगा। कौन एक्टिवेट करेगा, जी अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो डाइमर फॉर्म है, बीटा और गामा का जो डाइमर फॉर्म हुए वो क्या करेंगे, आयन चैनल रेगुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, आयन चैनल को रेगुलेट करेंगे। देखो इधर तुम्हारा जी अल्फ़ा एक्टिवेट होगा, जाके से एडेनिल साइक्लेज और एसी को एक्टिवेट करेगा, प्लस पीएलसी को भी एक्टिवेट करेगा। उसके साथ आयन चैनल को भी रेगुलेट करेगा। कौन, जो बीटा और गामा का डाइमर है वो क्या करेंगे, दोनों आयन चैनल को रेगुलेट करेंगे। वही सेल मेम्ब्रेन में भी तुम्हारा आयन चैनल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इधर हमारा तीन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, देखो क्या हुआ, पहले तुम्हारा जी अल्फ़ा एक्टिवेट किया एडेनिल साइक्लेज को और ऑल्सो एक्टिवेट द फॉस्फोलाइपेज सी। वो क्या करेंगे, वो दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, फिर वो दोनों एंजाइम तुम्हारा दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जो बीटा गामा का डाइमर फॉर्म हुआ था वो दोनों भी जाके तुम्हारा आयन चैनल रेगुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी प्रोटीन के बारे में। जी प्रोटीन जो है वो चारों टाइप का है। एक है जीएस जो एक्टिवेट करते हैं एसी, मतलब एडेनिल साइक्लेज, मैंने उसका शॉर्ट मतलब बोल दिया, उसका शॉर्ट फॉर्म जो एडेनिल साइक्लेज है उसको एक्टिवेट करेंगे और तुम्हारा कैल्शियम चैनल का ओपन करेंगे। फिर आएगा जीआई जो इनिबिट करेगा एडेनिल साइक्लेज को, चैनल का ओपन करेगा। और जो जी0 है वो क्या करेगा, कैल्शियम 2+ चैनल का इनिबिशन करेगा। और जो जी है वो क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जी प्रोटीन का 4 टाइप बोल दिया, उसका काम भी बोल दिया क्या क्या है। उसके बाद क्या होता है, जीपीसीएल एक्टिवेट होके 3 पाथवेज उसके दौरान एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होता है, पहला पाथवेज है साइक्लिक एमपी। साइक्लिक एएमपी हो, एटीपी हो, जीटीपी, ये सारे सब एक एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। जो एएमपी है उसको मतलब सीएमपी है उसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एमपी, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। वो क्या करेंगे, वो किसके दौरान एक्टिवेट हो गए, वो एसी और एडेनिल साइक्लेज के दौरान एक्टिवेट हो गए। फिर सेकेंड में आएगा IP3 DHG जो है वो क्या करेंगे, वो किसके दौरान एक्टिवेट हो गए, वो PLC फॉस्फोलाइपेज 3 के दौरान एक्टिवेट हो गए। उसके बाद जो आएगा चैनल रेगुलेशन, ठीक है, वो जैसे कि तुम्हारा डाइमर के दौरान एक्टिवेट हो गए। पहले हम आते हैं CMP पाथवे में। CMP पाथवे में क्या होगा, जैसे कि मैंने बता दिया उसका फुल फॉर्म साइक्लिक एमपी और साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। पहला जो CMP पाथवे है वो एक्टिवेट होता है किसके दौरान, GS के दौरान। वो इनिबिट होता है GI के दौरान, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था GS जो जी प्रोटीन का एक
टाइप है वो एक्टिवेट करता है एडेनिल साइक्लेज को एंड इनिवेट करता है, GI इनिवेट करता है एडेनिल साइक्लेज को। ठीक है, तो पहले तुम्हारा जो एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा जी अल्फा प्रोटीन के दौरान, जैसे कि मैंने इसे इधर बोला था कि जी अल्फा जो GTP बाइंड होता है वो एक्टिवेट कर देगा एडेनिल साइक्लेज को। तो एडेनिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट एक इफेक्टर एंजाइम है, वो क्या करता है, वो जब एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, जितने भी सारे ATP सेल्स में प्रेजेंट होंगे सबको एक्टिवेट कर देगा। सबको एक्टिवेट करके वो क्या करेगा, जब सबको एक्टिवेट कर देगा ATP से वो क्या करेगा, CMP फॉर्म करेगा। CMP एक सेकेंडरी मैसेंजर है, जो जैसे कि तुम्हारा सिग्नल हुआ और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हुआ और तुम्हारा लाइगैंड है, उसको हम प्राइमरी और फास्ट मैसेंजर कहते हैं। उसके बाद उस जो CMP है उसको हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं इधर। तो वो क्या होगा, जब CMP एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा, एक प्रोटीन का एंजाइम प्रोटीन काइनेज एंजाइम उसको वो एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, जो सेल में बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। तो पहले क्या करेगा, वो CMP प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। इधर काइनेज का मतलब क्या है, फॉस्फोरिलेट कर देगा। पहले से जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो PKA वो प्रेजेंट रहता है सेल में, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसका कोई एक्टिव फॉर्म नहीं रहता है सेल में। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो जो क्रेप एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या करेगा, तुम्हारा जो DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो RNA फॉर्म होता है, mRNA फॉर्म होता है DNA से, उधर आके तुम्हारा DNA का जो प्रमोटर रीजन है उसमें बाइंड कर जाएगा अदर इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, अदर इफेक्टर फैक्टर के साथ वो एक्टिवेट होके प्रोसीड करके एक एलिवेंट mRNA फॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद mRNA तुम्हारा प्रोटीन फॉर्म करेगा साइटोसोल में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पाथवे में, जो है IP3 DAG पाथवे। वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, GQ में। जैसे कि मैंने बताया GQ हमारा जो G प्रोटीन में बोला था, उसमें बोला था मैंने GQ के बारे में। जो GQ है वो PLC को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। IP3 DAG जो पाथवे है वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, GQ मतलब PLC के द्वारा, फॉस्फोलाइपेज C के दौरान एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इधर मैं बताया था आपको कि जी अल्फ़ा 8 GTP है वो इफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन, दोनों, जैसे कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और PLC को भी एक्टिवेट कराता है वही। उसके बाद तो क्या होगा, इधर देखो, जो जी अल्फ़ा GTP है वो एक्टिवेट कर देगा तुम्हारा फॉस्फोलाइपेज C को। वो इफेक्टर एंजाइम क्या करेगा, वो क्या करेगा, तुम्हारा PIP2 को कन्वर्ट कर देगा किस में, IP3 एंड DAG में। वो क्या है, दोनों एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल है, वो दोनों एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इधर तुमको फुल फॉर्म में बोल देती हूँ, जो PIP3 है वो क्या है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटल 4,5 बाइफॉस्फेट, और जो IP3 है वो इनोसिटल 1,5,4 ट्राइफॉस्फेट, और DAG जो है वो डाई एसाइल ग्लिसरल। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैं बताया था कि जो PIP2 है वो एक्टिवेट होके IP3 एंड DAG फॉर्म कर लेंगे, जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको इधर तुमको डायग्राम थ्रू समझाती हूँ। देखो, इधर एक रिसेप्टर हमारा प्रेजेंस है। ठीक है, जब लाइगैंड बाइंड करता है तो होता है G प्रोटीन एक्टिवेट होता है। G प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद G अल्फ़ा GDP बाइंड होता है और वो क्या होता है, एक्टिवेट होके GTP बन जाता है। GDP से GTP बनता है और G अल्फ़ा सेपरेट हो जाता है उनसे। और G अल्फ़ा किसको एक्टिव करता है, PLC, वो इफेक्टर एंजाइम है उसको एक्टिव करता है, वो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव करता है। तो क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज C जो प्रेजेंस रहता है मेम्ब्रेन ऑफ सेल, तो वो क्या करता है, उसके पास जितने भी सारे प्रोटीन प्रेजेंस है वो उसको एक्टिवेट करता है। वो क्या करेंगे, अभी PLC एक्टिवेट करेंगे PIP3 को, वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे PIP3 को IP3 एंड DAG में। DAG क्या मैंने बोला था, उसका फुल फॉर्म डाई एसाइल ग्लिसरॉल। वो क्या हो जाएगा, जो IP3 और DAG फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद IP3 क्या करेंगे, IP3 तुम्हारा कैल्शियम
चैनल को ओपन कर देंगे। इधर मैं बोला था कि जिस सेल मेम्ब्रेन में चैनल आयन चैनल प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, आयन चैनल को ओपन कर दे। उसी दौरान तुम्हारे सेल के अंदर सारे आयन सब आ जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम प्रेजेंट थे आउटर साइड, वो इनसाइड मूव करेंगे सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो डैग है उसका काम है, वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा पीकेसी। पीकेसी क्या है, तुम्हारा फॉस्फोकाइनेज सी। पिछले बार पीके पढ़ा था। फॉस्फोकाइनेज ए एक प्रोटीन था, उसमें क्या हो रहा था, फॉस्फोरिलेशन हो रहा था। तो उसके बाद जो फॉस्फोकाइनेज सी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करेगा। इधर तुम्हारा IP3 जो कैल्शियम को एक्टिवेट किया होगा, जो कैल्शियम चैनल को ओपन किया है, वो भी डायरेक्टली फॉस्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट कर सकता है, बट इधर डैग भी एक्टिवेट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल जो ओपन होगा वो रिस्पॉन्स देगा सेल मेम्ब्रेन के सेल, जैसे कि तुम्हारा आयन सब अंदर आएगा, एक रिस्पॉन्स बनेगा सेल के अंदर, तुम्हारा आयन का मूवमेंट होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो ये था IP3 और डैग का पाथवे। इधर क्या फंक्शन होता है, तुम्हारा कंट्रैक्शन होता है सेल में, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन होता है और इंट्रासेलुलर मूवमेंट होता है। क्या मूवमेंट होता है, इंट्रासेलुलर आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट पाथवे के, GPCR का लास्ट पाथवे जो है वो है चैनल रेगुलेशन पाथवे। क्या है, चैनल रेगुलेशन पाथवे। जो चैनल रेगुलेशन पाथवे वो कुछ नहीं है, वो सिंपल पाथवे है। जैसे कि तुम्हारा एक्टिवेट होता है GI GS G0, क्योंकि जैसे कि बताया था, GI जो कैल्शियम चैनल को ओपन करता है और GS जो है कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, और G0 जो है वो क्या करता है तुम्हारा, कि तुम्हारा कैल्शियम 2+ आयन को चैनल को इनिवेशन करता है, ठीक है। उसके बाद इधर तुम्हारा जैसे कि पिछले तुम्हारा जो IP3 डैग था वो GPCR था, उसमें तुम्हारा क्या हो रहा था, जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल चाहिए थी हमको CMP, और CMP का ज़रूरत था क्या, किस में, तुम्हारा पहले साइक्लिक AMP पाथवे में, और IP3 डैग में तुम्हारा किसका ज़रूरत थी, तुम्हारा मतलब PLC का ज़रूरत हो रही थी। PLC के दौरान तुम्हारा IP3 डैग में दोनों IP3 और डैग दोनों का सेकेंडरी जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल के उधर ज़रूरत थी। बट लास्ट प्रोसेस में चैनल रेगुलेशन में उस किसी सेकेंडरी मॉलिक्यूल का और सेकेंडरी मैसेंजर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा G प्रोटीन, वो क्या करेगा, डायरेक्ट तुम्हारा जो बीटा, मैंने बोला था इधर G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, डाइमर फॉर्म हो जाएगा बीटा और गामा को, G अल्फा का अलग हो जाएगा, वो मोनोमर फॉर्म करके जो तुम्हारा बीटा और गामा का एक्टिवेशन जो डाइमर का फॉर्म होगा, वो क्या करेंगे, मैं बोला था एक्टिवेट होकर रेगुलेट करेंगे आयन चैनल को। इधर वही होगा तुम्हारा, वो एक्टिवेट होने के बाद G प्रोटीन तुम्हारा जो बीटा गामा है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे आयन चैनल को, ओपन करेंगे आयन चैनल को। और आयन चैनल जब ओपन होगा, आयन मूवमेंट इनसाइड द सेल, सारे आयन का मूवमेंट होगा, इन सेल के अंदर मूवमेंट होगा आयन का। सो इधर जो GS होता है ये क्या करता है, वो थोड़ा पॉइंट है कुछ नोट्स के लिए, देखो। तो इधर जो GS है वो ओपन करता है कैल्शियम प्लस चैनल को, और इधर किसके अंदर, जो मायोकार्डियम लेयर होता है हार्ट के अंदर, उधर ही तुम्हारा C2+ चैनल को ओपन करता है। और GI G0 है वो क्या करते हैं, वो ओपन करते हैं कैल्शियम प्लस चैनल को, किधर, तुम्हारा हार्ट और स्मूथ मसल में, ठीक है। तो चैनल रेगुलेशन का जो फंक्शन है क्या है, पहला फंक्शन है तुम्हारा रिस्पॉन्स इन एंट्रोपी, एंड सेकेंड है तुम्हारा ट्रांसमीटर रिलीज एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ट्रांसमीटर रिलीज होता है और स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है। तो इसी दौरान हम 3 पाथवे के बारे में बता दिया, और GPCR एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल का मैंने बोल दिया। तो जो भी कुछ तुम्हारा डाउट होगा और तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, मैं सारी कमेंट का आंसर दूंगी। थैंक यू।